बात करते हैं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज कंपनी। अब मैं आपको कंपनी के वर्ड की डेफिनेशन नहीं देना चाहता, ना अपन समझना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपन केवल उतनी ही बात करेंगे जितनी आपके एग्जाम पर्पज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो होता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, या एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे याद करें सर, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा एक्रोनिम लिख लीजिए, SLP, SLP और SPC स्क्वायर। SLP SPC, ठीक है सर, स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट, दिस S is separate legal entity। ये लीजिए सर, जो आपकी एक कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसका अलग से एक नाम होता है, उसकी अलग से एक पहचान होती है, उसको उसके नाम से जाना जाता है। जैसे आज के दिन हम कहें कि मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है और रिलायंस अपने आप में एक अलग नाम है। आप रिलायंस का नाम जानते हो, अब यहां तो चलो आप उसके मालिक का नाम भी जानते हो। चलिए मैं आपको पूछता हूं, आप बताइए डी मार्ट, बेटा डी मार्ट मालिक का नाम जानते हो क्या? डी मार्ट के मालिक का नाम आप जानते हो? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके ऑनर का, मालिक का नाम हम जानते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है सर। सेकंड, एल, एल दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ जी साहब, मैं कहता हूं कि मैंने अपने खुद के नाम से बिजनेस कर रखा है साहब, मेरा बिजनेस है, केवल मेरे अकेले का बिजनेस है, मेरा बिजनेस। तो साहब अगर उस बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस की पूर्ति कहां से की जाएगी? क्या लॉस के लिए मेरी सारी एसेट को बेच दिया जाएगा जब तक मेरा लॉस, या मेरी जो अपन कहते हैं कि मेरी जो देनदारी है, जो मेरे क्रेडिटर्स है, उनका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता? मेरी सारी एसेट को बेच के उस लॉस की भरपाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। लेकिन कंपनी में उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। जितनी कंपनी की फाइनल कैपिटल है, जितनी कंपनी के नाम से एसेट है, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होती है साहब। मान लीजिए मेरी कंपनी में 100 करोड़ रुपए रखे, मेरी कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ रुपए, तो मेरी कंपनी में 100 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है, तब तक वो कंपनी के एसेट से दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो साहब वो पैसा मेरी एसेट को सेल करके नहीं दिया जाएगा। मतलब उसकी लायबिलिटी क्या होती है? उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। थर्ड, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है साहब? एक कंपनी जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जब किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है,
तो जब तक उसका वाइंड अप ना हो जाए उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। वाइंड अप मतलब जब तक उस कंपनी को वापस बंद ना कर दिया जाए वो हमेशा चलती रहेगी। अब सर मैंने कहा एक मालिक आता रहेगा, मतलब मेंबर्स आते रहेंगे, शेयर होल्डर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पहले मैं मालिक हूं फिर मेरा बेटा मालिक है या मैंने किसी और को बेच दिया, सब आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का नाम चलता जा रहा है। जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, इनकॉर्पोरेशन के बाद वाइंड अप होने तक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा चलती जाएगी। डन। तो डेट इज पी। एस एल पी, तीन बातें। सेपरेट एंटिटी होती है, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और वो हमेशा के लिए होती है सर। फिर हमने कहा पॉइंट नंबर 4, दोबारा से आगे, दोबारा एस आगे। जैसे यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी था वैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी हमने कहा लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसी तरह कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट होती है, मतलब कंपनी की असेट्स है वो सेपरेट असेट्स है। कंपनी अपने नाम में असेट खरीद सकती है, अपने नाम से असेट बेच सकती है। क्लियर। तो कंपनी की जो असेट होती है वो सेपरेट असेट होती है। ये लो साहब, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये लो सर, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है तो कंपनी अपने मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकती है, मतलब अपने में हिस्सा दे सकती है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर टू मेंबर एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो फिर किसे शेयर ट्रांसफर करेगी, फिर तो खुद की कंपनी है। तो अगर खुद की कंपनी है तो किस लोगों को, पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो वो लोगों को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है साहब 6 पॉइंट और 7 पॉइंट। सी हमने 2 बार लिखा है, तो डेट इज सी एंड सी। सी का मतलब, अब एक बात बताओ बेटा, क्या कंपनी कभी साइन कर सकती है? भाई कंपनी क्या अपने आप में कोई रियल पर्सन है क्या जो अपनी तरह साइन कर सकता है? नहीं कर सकता। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको साइन करने के लिए उसकी एक सील होनी चाहिए। और सील का मतलब, अब देखो बेटा, सील 2 तरह की होती है। एक होती है कॉमन सील। क्या आप कॉमन सील का मतलब जानते हैं? क्या कोई मुझे कॉमन सील का मतलब बता सकता है? व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील कोई भी बता सकता है? प्रियांशी, अनुष्का, व्हाट इज कॉमन सील? सुन रहा हूं मैं आपकी बात। कॉमन सील का मतलब बोल के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली जो अपन स्टैंप लगाते हैं क्या वो कॉमन सील होती है क्या? नॉर्मली जो हम स्टैंप लगाते हैं, जो सील लगाते हैं, वो कॉमन सील होती है क्या? नहीं बेटा, वो कॉमन सील नहीं होती, वो रबड़ स्टैंप होती है। वो रबड़ स्टैंप होती है, वो कॉमन सील नहीं होती है। कॉमन सील कैसी होती है? आपने कभी देखा है? कई बार वो पेपर पे, जैसे अपना इंस्टीट्यूट का जो पेपर होता है, कनिका आपने सीए वाली डिग्री देखी है? सीए इंस्टीट्यूट सीए बनने में जो डिग्री देता है, आपने वो डिग्री देखी है? अच्छा, आपने कोई ऐसा पेपर देखा है जिसपे एक पेपर पे डिजाइन सा बन जाता है, थोड़ा सा पेपर एनग्रेव हो जाता है, पेपर पे डिजाइन बन जाता है, पेपर थोड़ा एनग्रेव हो जाता है, ऊपर से उठ जाता है,
तो वो जो सील होती है ना, वो पेपर पे डिजाइन बन जाता है, कोई उसमें कोई इंक नहीं लगी होती, उसमें कोई इंक नहीं लगी होती, वो पेपर पे ही डिजाइन बन जाता है वैसा का वैसा। वो जो सील होती है वो कहलाती है कॉमन सील, वो सील कहलाती है कॉमन सील। तो वो होती है एक्चुअल में कंपनी की कॉमन सील। किसी भी कंपनी की एक कॉमन सील है। अब बेटा कॉमन सील क्या है? कॉमन सील है कि साहब जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे कॉमन सील लगी हुई होती है, हम ये मान के चलते हैं वो कंपनी का ऑथोराइजली इश्यू किया गया डॉक्यूमेंट है। जैसे जब कंपनी आपको शेयर इश्यू करती है, फिजिकल शेयर्स, आजकल फिजिकल नहीं आते, आजकल डीमेट में आते हैं, डीमेट अकाउंट में, लेकिन अगर कोई कंपनी फिजिकल सर्टिफिकेट इश्यू करती है तो उस पर कॉमन सील लगा के देती है। ठीक है साहब, तो वो कॉमन सील। अब पहले तो क्या था कि कॉमन सील लगाना कंपलसरी था, कॉमन सील लगाना, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में ये कह दिया गया कि कॉमन सील की जगह, कॉमन सील की जगह दो डायरेक्टर, कॉमन सील की जगह दो डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं। कॉमन सील की जगह 2 डायरेक्टर अगर साइन कर दे, या फिर 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन कर दे, तो भी 1 कंपनी सेक्रेटरी भी उसे साइन कर दे तो भी काम हो जाता है। पहले तो कॉमन सील का काम कॉमन सील लगाने से ही होता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में कॉमन सील की जगह 2 डायरेक्टर साइन कर दे या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी आपका काम हो जाता है। लास्ट पॉइंट, कंपनी। अब आपने कह दिया साहब इसका सब कुछ सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलता जाएगा। तो एक बात बताइए, जैसे अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझ पे केस किया जा सकता है, तो क्या कंपनी पे भी केस किया जा सकता है? वो भी तो सेपरेट है। तो कंपनी कैन बी सूड और बी सूड। कंपनी कैन बी सू और बी सू, मतलब कंपनी किसी पे केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस किया जा सकता है। ये 7, ये जो 7 है ये कंपनी की सैलिएंट फीचर्स बोल दो, चाहे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी को? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। प्रियंसी, यस सर, याद रह जाएगा। SLP STC, नहीं बेटा केस लो आपको याद नहीं करने, नहीं आएंगे केस लो आपको याद नहीं करने। देखो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं बेटा, एक केस लो और दूसरा सेक्शन। जब आप लॉ पढ़ने जाते हैं तो आप 2 चीजों से बड़ा परेशान होते हैं। पहला परेशान होते हैं केस लो से, दूसरा परेशान होते हैं सेक्शन से। आप कहते हैं सर इतने सारे केस लो कैसे याद करें, इतनी सारी सेक्शन कैसे याद करें? अब मैं आपको पहली बात तो एक फायदा देता हूं। मान लीजिए आपके पेपर में मैं कहता हूं 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली केस लॉ पूछा हुआ होगा। मान लीजिए, मैं नहीं कहता आएगा, 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि बस केस लॉ ही आंसर है उसका और कोई आंसर ही नहीं है। 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा तो आप इस सेक्शन को बताइए, ऐसा हो सकता है ना? और कुछ नाम ही नहीं लिखा, केवल लिख दिया साहब सेक्शन 50 को बताइए। अब आपको पता ही नहीं है सेक्शन 50 किस चीज का है, मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता सेक्शन 50 किस चीज का है, आपको भी नहीं पता होगा सेक्शन 50 किस चीज का है। अब आप क्या करेंगे? वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूरे पेपर में मिला के कितने मार्क्स के आ सकते हैं? हद मार के 20 मार्क्स के। इसका मतलब 80 मार्क्स का पेपर ऐसा आएगा जिनमें आपको ना तो सेक्शन से लेना देना है,
ना आपको केस लॉ से लेना देना है। आपको अगर पूछता है साहब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आपको सेक्शन से क्या लेना देना है। हाँ, अगर वो ये पूछे सेपरेट प्रॉपर्टी बताइए विद कैश लो, सेपरेट प्रॉपर्टी बताइए विद कैश लो, पहली बात तो वो इनमें से केवल सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी पूछेगा तो ये नहीं कहेगा केस लो बताइए, और फिर भी कह दिया विद केस लो बताइए, तो 3 नंबर में से 1 नंबर केस लो का होगा, 2 नंबर तो इसके डेफिनेशन के होंगे। यस और नॉट। तो हमारा पहला टारगेट होगा इस 80 मार्क्स को कवर करना। ठीक है, पहले हम इस 80 मार्क्स को कवर करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता ये 20 मार्क्स हम छोड़ के जाएंगे ना, पहले हम इस 80 मार्क्स को कवर करेंगे। 80 मार्क्स को कवर करने के बाद हम ऐसे हो जाएंगे कि साहब अब हमें सब याद है जो आप पूछ सकते हो, तो 80 में से 60 तो आ ही जाएंगे, 50 तो आ ही जाएंगे, तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। अब हम जाएंगे इस 20 मार्क्स। इन 20 मार्क्स में हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे हर चीज का केस लो, हम देखेंगे पूरी बुक में ये 10-15 केस लो ऐसे है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो बड़े पॉपुलर है, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं, जो कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। हम उस 10-15 केस लो को पढ़ लेंगे, खत्म। फिर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली सेक्शन से पूछे जाते हैं कई बार। अब वो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं 10-15, हम उन 10-15 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। फिर भैया अगर उसमें से आता है वेरी वेल, हमारा सारा पूरा हो गया। नहीं आता है तो क्या छोड़ा है हमने, 20 मार्क्स से छोड़े, हम तो पास तो वैसे भी हो रहे हैं। डन। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हम केस लॉ को लेके और सेक्शन को लेके परेशान होता रहे, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। डन। जहां पे सेक्शन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होगी कि यहां तो आपको सेक्शन याद करनी ही है, वहां पे मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ये सेक्शन तो आपको याद करनी ही है, या ये केस लो तो आपको याद करना ही है। क्लियर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, हमने हमारा पहला क्वेश्चन प्रिपेयर किया। हमारा पहला क्वेश्चन था, कभी भी आपसे पूछा जाए सैलिएंट फीचर, तो आप कहेंगे साहब एसएलपी एसटीसी, खत्म। बोले एसएलपी क्या होता है, एसएलपी का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, एल का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, पी का मतलब परपेचुअल सक्सेशन, एस का मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी, टी का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और सी स्क्वायर मींस कॉमन सील एंड कैन बी सूड और बी सूड। चलिए सर, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है साहब, क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है, आप ये कहते हो साहब वेल का मतलब पर्दा उठाना, ठीक है ना, तो आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब कोई नई कंपनी स्टार्ट करना, क्या कॉर्पोरेट वेल, एक कंपनी पे से पर्दा उठाना, तो क्या ये एक नई कंपनी स्टार्ट करना होता है। नॉर्मली तो जब अपन थिएटर में जाते हैं तो पर्दा उठ जाता है, मतलब मूवी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब ये होगा क्या नई कंपनी स्टार्ट होना। नहीं बेटा, इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपने अभी अभी कहा, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि एक कंपनी का सेपरेट
लीगल स्टेटस होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। मतलब कंपनी का मालिक अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। अब एक बात बताइए, मैं कोई इलीगल काम करता हूं कंपनी के नाम से, क्यों कर रहा हूं कंपनी के नाम से? कि साहब मेरा नाम तो आएगा नहीं, अगर कल को कोई केस होता है तो साहब कंपनी पे केस कर दीजिए, कंपनी को फांसी की सजा दे दीजिए, दे सकते हैं क्या? तो बोले मैं फायदा उठा रहा हूं किस चीज का? मैं फायदा उठा रहा हूं कंपनी के सेपरेट लीगल स्टेटस का। तो अगर हम कंपनी के सेपरेट लीगल, तो अगर अगर कभी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी के जो मालिक है, अब जो कंपनी के ऑनर है, वो कंपनी के जो कंपनी के ऑनर है वो कंपनी के सेपरेट लीगल स्टेटस का फायदा उठा रहे हैं, कंपनी के सेपरेट लीगल स्टेटस का फायदा उठा रहे हैं, तो वो कहलाता है अपलिफ्टिंग, सॉरी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का मतलब वो कह देते हैं कि इस काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इस काम के लिए कंपनी के मालिक जिम्मेदार है। आप कंपनी के नाम के पीछे छुप के काम कर रहे हैं, जबकि ये गलती कंपनी नहीं है, ये गलती आप कर रहे हैं, आप केवल कंपनी के नाम का फायदा उठा रहे हैं। तो ये कहलाता है, तो उन मेंबर्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है और वो कहलाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। समझ गए? आप सभी के पास मॉड्यूल है ना? आप सभी के पास मॉड्यूल है ना? अपन सारी चीजें लिखेंगे नहीं बेटा, लिखने वाली चीज वही होगी जो हमारे लिए पेज नंबर 288, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 288। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मुझे लिखाना होगा, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको मॉड्यूल पे कवर करवा के चलूंगा। ठीक है ना? मॉड्यूल आपके साथ रहेगा, हमें उसे फॉलो करना ही करना है। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था, वो हमने नोटबुक में लिख दिया। सेकंड हम बात कर रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये हम कह देंगे, ये हमने यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे कि ये आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, पेज नंबर 288। डन? समझ गए? देखिए क्या कहता है, मिल गया सभी को पेज नंबर 288 मॉड्यूल का? मॉड्यूल का पेज नंबर 288। यस, ये कहता है साहब द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी इज ए स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। कंपनी की जो सेपरेट एंटिटी है वो एक कानूनी प्रिविलेज है, ठीक है साहब। एंड इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पज ओनली, क्योंकि ये एक कानूनी व्यापार के लिए आपको दिया जाता है। वेयर ए फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट use is made of the legal entity, the individual concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality। तो अगर कोई से गलत इरादों के लिए, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन इसे अपने गलत इरादों के लिए काम में लेता है, तो उसे उसके पीछे छुपने नहीं दिया जाता है। ठीक है साहब? द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट सेल and apply the principle or doctrine which is called lifting of or piercing of corporate wealth. Corporate look behind the corporate entity. Court will look behind the corporate entity and take action as though no entity shall separate from the members existed। ठीक है साहब? तो कोर्ट कह देती है अगर कंपनी के नाम के पीछे, अगर कंपनी के नेम के बिहाइंड में कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी की जाती है, तो कंपनी कोर्ट सेल लाइबल द मेंबर्स और इंडिविजुअल्स ऑफ द कंपनी बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ।
ओके, अब ये कब कब किया जा सकता है, अब ये कब कब किया जा सकता है, तो बोले ये किया जा सकता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब अगर कंपनी के नाम के पीछे छुप के टैक्स इवेजन किया जा रहा हो, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी की जा रही हो, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनेमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमारी कंट्री के लिए दुश्मन प्रवृत्ति का है या फिर हमारी कंपनी के लिए एनिमी है, तो फिर कोर्ट ऐसा कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए, अगर कोई कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए बनाई जा रही है तो ऐसा किया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जनरल पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए किया जा सकता है। कंपनी मेयर शैम और क्लॉक, इसका मतलब क्या है, कंपनी केवल और केवल लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ही बनाई गई हो, नाम के लिए ही कंपनी, लोगों को दिखाने के लिए ही कंपनी बनाई गई हो, कंपनी है ही नहीं एक्चुअल में, तो उस टाइम ऐसा किया जा सकता है। वेयर ए कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इज शेयर होल्डर, कंपनी केवल एजेंट की तरह काम कर रही हो तो भी ऐसा किया जा सकता है। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है साहब, वेलफेयर के लिए, और टू पनिश द कंटेम्पलेट फॉर कोर्ट, तो अगर कई बार कंपनी ऐसी होती है कि साहब कोर्ट का जो पनिशमेंट है वो कंपनी को दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर वो उसके मेंबर्स को देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। मतलब सिंपली अगर कंपनी के नाम से मेंबर कोई गलत काम कर रहे हो और कंपनी का नाम इसलिए यूज कर रहे हो कि उनके ऊपर आंच ना आए, वो कंपनी के नाम के पीछे छुपकर काम कर रहे हो, तो उस टाइम ये लॉ लगाया जाता है। डन, समझ गए? किसी को कॉर्पोरेट वेल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद कुछ चीजें लिखी हुई है, एक सेकेंड। ओके, इसके बाद कुछ चीजें लिखी, सर क्लोएक वाला पॉइंट समझा दो। ओके बेटा, ये पॉइंट आपको क्या बोलता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं इसमें से पढ़ता हूं, आप एग्जैक्ट वर्ड पढ़िए। वेयर द कंपनी इज ए मेयर शाम and was really a ploy used for committing illegalities and to defraud people, the court shall lift the corporate well। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं कहता हूं साहब मैंने एक कंपनी बनाई XYZ कंपनी लिमिटेड, मैं आपके पास गया, आप मुझे नहीं जानते, आपके पास एक मैसेज आता है XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, आप XYZ कंपनी लिमिटेड जयपुर के इस बिल्डिंग में उसका ऑफिस है, और वो आपको कहती है आप ये काम कर लीजिए, आपने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब आप उस कंपनी के ऑफिस गए तो आपको वहां पता चला ना तो कोई ऑफिस है ना कोई कंपनी है। जब आप वहां पे ढूंढने गए आपने कहा ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं, या फिर कंपनी का नाम, कंपनी केवल नाम के लिए आपको दिखाई गई थी, मतलब एक्चुअलिटी में उसका कोई स्टेटस ही नहीं है, केवल आपको दिखाया जा रहा है कंपनी का नाम, केवल अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है क्लोएक और मेयर सेम। ओके, चलिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब आपको टाइप्स ऑफ कंपनी एक सिंपली ये नाम रीड करने हैं, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे साथ जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो साथ साथ हमारे पास आते जाएंगे और हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आपको केवल प्राइवेट कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है, ये हल्का सा रीड आउट करना है, और वो भी नहीं करो तो चलेगा, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे
जब हम प्राइवेट कंपनी पे आएंगे। अभी मैं इन नामों को कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप एक बार सिंपली इनको रीड कर सकते हैं इस पेज को, इससे ज्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आप आए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है पेज नंबर 291। पेज नंबर 291 जो इन नाम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है साहब 1% कंपनी। वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी आपको क्या कहती है, जस्ट ए सेकेंड एक बार। वन पर्सन कंपनी, पहले हम 1% कंपनी जो हमारे लिए एक डिटेल्ड पोर्शन है हम उसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज 1% कंपनी। पेज 293, सॉरी पेज नंबर 293। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है वो है 1% कंपनी। जिसे शॉर्ट में ओपीसी कहते हैं। ये कहते हैं बेटा कि अगर कंपनीज एक्ट 2013, जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013, उससे पहले की बात करते हैं, उससे पहले बिफोर किसी भी कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, उसके बिना कंपनी नहीं बन सकती है। तो साहब इसमें एक चीज ऐड की गई और कहा गया कि साहब कंपनीज एक्ट 2013 1 मेंबर भी कंपनी बना सकता है, 1 मेंबर भी कंपनी बना सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंडीशन, रेजिडेंट इन इंडिया। वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और नॉट मोर देन 1 ओपीसी, और वो पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं रख सकता है, ठीक है साहब। एक से ज्यादा ओपीसी मतलब अगर मैं हूं तो साहब मैं एक ही ओपीसी बना सकता हूं। मैं ये नहीं है कि मैंने 3 ओपीसी बना ली, मैं एक पर्सन हूं, मैं एक ओपीसी बना सकता हूं। तो 1% कंपनी, ध्यान से पढ़े पेज नंबर 293। 293 पे सबसे पहले लिखा हुआ है 1% कंपनी ओपीसी फॉर शॉर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 262 of the act which has only 1 person as a member. Section 3 of the act indicates that OPC is a private limited company. तो ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि उसमें एक ही मेंबर होता है, अकेला मालिक होता है, तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही होती है, ठीक है साहब। तो आप कहेंगे 1% जिसका एक मेंबर होता है। एलिजिबिलिटी, रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, इनसे मतलब नहीं है कौन सा रूल के अकॉर्डिंग, ओनली ए नेचुरल पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, एक ओपीसी, क्या कोई दूसरी कंपनी भी ओपीसी बना सकती है क्या? जैसे हम कहते हैं कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो रिलायंस लिमिटेड क्या कोई ओपीसी बना सकती है? नहीं बना सकती। आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब नेचुरल पर्सन। तो ओपीसी केवल नेचुरल पर्सन बना सकता है।
हु बी इन एन इंडियन सिटीजन, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाँ, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं रेजिडेंट इन इंडिया और इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। ऐसा क्योंकि रेजिडेंट तो फॉरेन पर्सन भी हो सकता है, रेजिडेंट तो फॉरेन पर्सन भी हो सकता है, तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट का मतलब समझते हो क्या? कौन पर्सन रेजिडेंट होता है? रेजिडेंट का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? बेटा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अगर कोई पर्सन पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, लिव्स इन इंडिया, तो वो क्या होता है? रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट लेस देन 182 डेज, जो पिछले साल में 182 डेज भी इंडिया में नहीं रहा हो, वो क्या हो जाएगा उस साल के लिए? नॉन रेजिडेंट पर्सन। ओके, तो ये कहता है ओपीसी वो बना सकता है जो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट हो मतलब पिछले साल में वो 182 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा हो, इंडिया का सिटीजन हो, और एक से ज्यादा ओपीसी वो नहीं बना सकता है। क्लियर? अब ओपीसी में आपसे क्या पूछा जाएगा? अगर ओपीसी का क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? ओपीसी का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी क्या होता है? या डिफाइन ओपीसी एंड एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। एलिजिबिलिटी और कंडीशन। एलिजिबिलिटी, ओपीसी स्टार्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी जिससे कि आप ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है, no natural person shall be eligible to incorporate more than an OPC or become nominee in more than a OPC। तो ये कहता है कि साहब कोई भी जो पर्सन है वो एक से ज्यादा ओपीसी बना नहीं सकता या फिर एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। नॉमिनी का मतलब होता है मेरी ओपीसी नहीं है या मेरी ओपीसी है तो मेरे मरने के बाद वो ओपीसी किसके नाम पे जाएगी, उसका मेंबर कौन बनेगा, वो कहलाता है नॉमिनी। ठीक है, फिर कहता है वेर ए नेचुरल पर्सन बीइंग ए मेंबर ऑफ ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकम ए मेंबर इन अनदर ओपीसी such company by virtue of being a nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria within a period of 182 days। जैसे मेरे नाम पे एक ओपीसी है, मैंने एक ओपीसी बना रखी है, ठीक है, और मैं किसी ओपीसी में नॉमिनी था या फिर मैं किसी ओपीसी में नॉमिनी था, ठीक है, और उसके ऑनर की डेथ हो गई तो अल्टीमेटली मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा। तो मुझे 182 डेज में ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, मतलब मैं इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए और एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर हूं तो मुझे उस ओपीसी को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? भैया पहले से एक ओपीसी में मेंबर है या किसी में नॉमिनी थे और आपको किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर बनना पड़ रहा है या नॉमिनी बनना पड़ रहा है, तो आपको पहली वाली मतलब 182 डेज में
आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब आप एक ही ओपीसी के मेंबर होने चाहिए, तो आपको दूसरे के मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। या फिर आप रेजिडेंट नहीं है तो उतने दिन में 182 डेज आपको इंडिया में ही रह के रेजिडेंट बनना पड़ेगा। डन। क्लियर है? यस सर। फिर आगे बोलता है नो माइनर सेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ऑफिस। मतलब कोई भी माइनर ना तो मेंबर बन सकता है, मतलब माइनर ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी ओपीसी का मेंबर हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है, क्योंकि कल को अगर मेंबर की डेथ हो गई तो वो मेंबर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही वो कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि अगर कोई बेनिफिट लेता है तो भैया फिर तो लॉस का भी अधिकारी होता है, तो फिर वो बेनिफिट भी नहीं ले सकता। Such company cannot be incorporate or converted into Section 8 company। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, अगर कोई भी ओपीसी है तो आप उसे सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो ओपीसी नॉट कन्वर्टेड, दैट इज सेक्शन 8। ये एक सेक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 8 का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो किसी भी ओपीसी को नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और ध्यान दीजिए, ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब ओपीसी फाइनेंस का काम नहीं कर सकती है। ओपीसी एज ए फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक की तरह नॉन बैंकिंग कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है। और आगे बोलता है नो सच कंपनी कैन वॉलेंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वॉलेंटरीली। कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक उसे इनकॉर्पोरेट हुए 2 years, अनलेस 2 years, उसे 2 साल पूरे ना हो जाए। अगर कोई ओपीसी बने हुए 2 साल हो गए तो फिर आप उसे इसमें इनमें तो कर ही नहीं सकते, इनमें तो कर ही नहीं सकते। ना तो ओपीसी क्या कर सकती है? सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है, ना वो एनबीएफसी का काम कर सकती है। लेकिन 2 साल के बाद आप उसे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल के बाद। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि साहब अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाए मोर देन, अगर किसी ओपीसी की पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाए मोर देन ₹50 लाख, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। और एवरेज टर्नओवर ऑफ एवरेज टर्नओवर इंक्रीज मोर देन 2 करोड़, अगर उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। एनुअल टर्नओवर, ये कौन सा एवरेज, ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एनुअल टर्नओवर। एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए तो आप
उस कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए साहब? कोई दिक्कत यहां तक? तो सिंपल सा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। ओपीसी, ओपीसी में साहब एक मेंबर होता है। जो मेंबर होता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं होना चाहिए। खत्म। तो वो ओपीसी बना सकते हैं। अगर वो ओपीसी बनाता है तो उसे कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक ओपीसी में मेंबर होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता, सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते, और अगर कन्वर्ट करते हो तो 2 साल से पहले पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 साल से पहले कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या फिर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। क्लियर? चलिए सर, अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है साहब ओपीसी का नॉमिनी। मैंने एक ओपीसी बना ली तो मुझे अपने ओपीसी का नॉमिनी कौन है ये भी बताना पड़ेगा। मेरी ओपीसी का नॉमिनी कौन है मुझे वो नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा। नॉमिनी डिसाइड करने के लिए प्रायर कंसेंट ऑफ नॉमिनी, उस नॉमिनी की प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब बेटा उसमें कुछ फॉर्म्स के नाम दे रखे हैं, आप याद रखना चाहे तो रख लें, नहीं रखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी एमसीक्यू में पूछे जा सकते। INC3 प्रायर, प्राइस नहीं सॉरी, प्रायर कंसेप्ट ऑफ नॉमिनी। इस फॉर्म में प्रायर कंसेंट ली जाएगी नॉमिनी। ठीक है, प्रायर कंसेंट। एक सेकेंड, हाँ दूसरा कंसेंट विड्रॉल बाय नॉमिनी। अगर कोई नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस ले लेता है, अगर कोई नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस ले लेता है तो फिर क्या किया जाएगा? जो मेंबर है, मेंबर सेल अपॉइंट अनदर नॉमिनी विद इन 15 डेज। तो हमने कहा कि साहब सबसे पहले नॉमिनी अपॉइंट होना चाहिए। नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए नॉमिनी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं अगर कोई नॉमिनी अपना नाम वापस ले लेता है तो हमें दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 50 डेज। ठीक है साहब? और इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन पुराना नॉमिनी अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नॉमिनी, INC4 में
रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। बस इतना ही याद रखें आप नॉमिनी में, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम है साहब प्रायर कंसेंट ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी की प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, नॉमिनी अपॉइंट करना ही करना है आपको। अगर कोई नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस ले लेता है तो उसकी जगह विद इन 15 डेज में आपको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, और नए नॉमिनी का अपॉइंटमेंट आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा INC 4 में। क्लियर? ये कितने दिन में बताना पड़ेगा? ये आपको 30 डेज में बताना। ये MCQ में पूछा जा सकता है। 1 2 3 4, ये जो 4 डेट है फॉर्म है, INC 3, INC 4, 15 डेज और 30 डेज। 30 डेज में इन्फॉर्म करना है, 15 डेज में अपॉइंट करना है। डन? तो ये था पूरा OPC। बस OPC में आपको इतनी ही बात याद रखनी है। क्लियर? तो OPC तक सभी को क्लियर है क्या बेटा? एक सेकेंड।